खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज खट्टर को। कम से कम अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ के वजीर आजम को ये तो कहा कि मेरे इलाके के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। उनकी ना तो मेरे से कोई गुफ्तगू हुई, ना उन्होंने मेरा नाम लिया, ना उन्होंने मुझे पूरी मीटिंग के अंदर रेफर किया। गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं, ये 3 रोज जितने भी हैं इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। कराची के लोगों का मसला महंगाई है, बेरोजगारी है और कारोबार का तबाह होना है। वेलकम टू न्यूज़लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सदर मुमलिकत ने मिनी बजट के नाम पर अवाम के लिए महंगाई के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। हुकूमत के मुताबिक इस बजट एडजस्टमेंट से गैर ज़रूरी या इम्पोर्टेड अशिया महंगी होंगी और आम आदमी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी की सेहत पर असर तो पड़ चुका है, क्योंकि अद्वियात के रॉ मटेरियल्स पर 17% GST बढ़ चुका है। अद्वियात की कीमतें पहले ही आसमान की जानिब जो है वो गामजन है और गरीब इनको खरीद कर इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से आसमान की जानिब चला जाता है। यूं लगता है कि एहसास प्रोग्राम के नाम लेने वाली हुकूमत बेहिस हो चुकी है और गुर्बत नहीं गरीब मुकाओ मिशन पर गामजन है। अब तो हुकूमत के अपने अरकान, वुज़रा और फैसले करने वाले हुकूमती अहदेदारों के नाम ECL में डालने का कह रहे हैं। अब नूर आलम खान पहली बार नहीं बोले। इसके अलावा अगर बात की जाए तो परवेज खटक और कराची के अरकान असेंबली भी वुज़रा के खिलाफ बोल रहे हैं। हमाद अज़हर वज़ीर किल्लत और हुकूमत के लिए जिल्लत का बायस बन रहे हैं। लेकिन हुकूमती वुज़रा इन बातों का जवाब देने के बजाय नवाज शरीफ की वापसी, बीमारी या मुल्क की सियासत में अगले इंतखाबात में कौन प्लस और कौन माइनस होगा, इस बहस में पड़े हुए हैं। कराची से खैबर तक कहीं PTI और इत्तेहादी और कहीं अपोजिशन सब एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज और इल्जामात लगाते नजर आ रहे हैं और अवाम एक के बाद एक इजाफे का सामना कर रहे हैं। हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, अली गौहर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर शहादत अबान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करूंगी फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन डॉक्टर कैसर वहीद साहब से, क्योंकि अद्वियात का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पड़ा हुआ है। और डॉक्टर साहब से प्रोड्यूसर साहब, क्या डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट कह रही है कि बेसिकली ये जो 17% का GST उन्होंने लगाया है वो इसलिए लगाया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो एक अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और वो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि जी 700 अरब का ये सेक्टर है और 500 अरब जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे बुनियादी बात है कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। FBRCO के पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कि हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। आपको पता है, हम कोई भी चीज मंगवाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो डिपार्टमेंट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वहाँ से अप्रूवल होती है, वहाँ से NOC मिलता है, क्लियरेंस मिलती है। हम कोई भी चीज, हमारी हर दवा जो है वो इनवॉइस में होती है, क्योंकि हमें बिल वारंटी देनी पड़ती है। तो ये कहना कि हम अनरेगुलेटेड है या कोई प्रिफरेज है या कोई चीज हम अनडॉक्यूमेंटेड है, ये मेरे ख्याल में इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो बात की जा रही है, बिकॉज बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब जो 17% GST लगा है इससे अद्वियात की कीमतें जो है वो मजीद बढ़ जाएंगी, कीमतें जो है वो महंगी हो जाएंगी। गवर्नमेंट से जब हम बात करते हैं तो इन देयर डिफेंस गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम तो रिफंड कर देंगे, 48 घंटे में जो है वो रिफंड कर देंगे। ये जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, सर अगर मुझे इजाजत दीजिए, सर इजाजत दीजिए, अगर ये जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है इससे आप कितने सेटिस्फाइड है और क्या इन राइटिंग कुछ आपको दिया गया है? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में रिफंड लेना एक इतना बड़ा मजाक और झूठ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकार से पैसे निकलवाना एक नामुमकिन बात है। उनको कहना कि हम रिफंड कर देंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा सीवियर होंगे, क्योंकि हमारा 20% से 21% एडिशनल एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो जब एडिशनल एक्सपेंस बढ़ेगा, कैश फ्लो का इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, लोग मटेरियल नहीं मंगवा सकेंगे, मंगवाएंगे तो एक वक्त तो छुड़ा नहीं सकेंगे। देखिए, हम 4% तो ऑलरेडी विदहोल्डिंग टैक्स दे ही रहे हैं। दूसरा, हम जब भी माल किसी को बेचते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, दुकानदार को, तो जो दुकानदार जब वो पेमेंट हमें करता है वो 4% विदहोल्डिंग टैक्स काटता है हमारा। दो बातें कि अनडॉक्यूमेंटेड है, ये झूठ है,
दूसरा हमें रिफंड मिल जाएगा। ये एक मुझे तो नामुमकिन सी बात लग रही है। हमसे FBR के चेयरमैन साहब ने हमारी मीटिंग हुई थी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से, तो जिसमें उन्होंने वादा किया था कि हम जी आपको इतने घंटों में और इतने दिनों में, लेकिन ये लिख के कोई चीज नहीं दी गई। अच्छा, लिख के कुछ नहीं दिया गया आगे, बल्कि इनका नहीं लिख के कोई चीज नहीं, जबानी बताया। और एक मीटिंग का उन्होंने और कहा कि आप हमसे एक मीटिंग और करें। प्रॉब्लम यह है कि आज से जो GD बनाते हैं, जनरल गुड डिक्लेरेशन, हम कस्टम में देते हैं माल चुराने की, उसके ऊपर सेल टैक्स लग गया है और एडिशनल 2% इनकम टैक्स भी लग गया है। तो आप इसके बगैर वो राइट, तो खैर हम भी यही सोच रहे थे कि बात काफी जो है वो नामुमकिन सी लगती है, और कुछ लोगों से भी FBR में बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ये नामुमकिन बात है। तो लग रहा है कि एक वैसे ही जिस तरह मतलब एक सरसरी सी बात कर दी गई, और अब आपने ये बता दिया कि कुछ इन राइटिंग आपको नहीं दिया गया, तो बेसिकली अब होगा ये कि, और जो मेरी समझ में आ रही है डॉक्टर साहब, कि हुकूमत पे आपको एतमाद नहीं है। दूसरी ऑप्शन आपके पास जो रह जाएगी ऑब्वियसली कि अगर आपने अपना बिजनेस चलाना है तो आपको अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। मैडम मैं एक इजाफी बात करना चाह रहा हूँ अवाम के लिए और आपके नाजरीन के लिए, कि पाकिस्तान की हर दवा की प्राइस हुकूमत पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट अप्रूव करती है। यानी ये आम बात नहीं है कि हमारी हर दवा जी बिल्कुल ऐसे ही है। ड्रैप जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जो फेडरल में भी है और प्रोविंशियल भी है, वो इसकी जो है वो जो प्राइसेस हैं वो मैनेज करते हैं। कैबिनेट के अप्रूवल आता है। नहीं कैबिनेट का कोई इसमें वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट कीमतों का तयन करती है। फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक जो पूरी कैबिनेट होती है ना, वो कीमतों का तयन करती है। रिकमेंडेशन जाती है, उसका जो फाइनल अप्रूवल होती है फेडरल गवर्नमेंट देती है अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1976 सेक्शन 12। राइट। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब कि जो ये कई अद्वियात की कीमतें जो 500% बढ़ी, ये कैबिनेट के अप्रूवल से जो है वो बढ़ी। ये नहीं हुआ कि आप लोगों ने ओवरनाइट सोचा और आप लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। चलें, ये तो एक अच्छा आपने जो है वो हमारी नॉलेज में इजाफा किया। अब ये मेरे ख्याल में गलत बात है कि 500% दवाओं की कीमतें नहीं कभी भी नहीं बढ़ी। हमारी CPI देखे डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफी, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफी। जिस वक्त अद्वियात जो है आपकी तरफ से नहीं बढ़ी हो, लेकिन जिस वक्त अद्वियात जो है वो मार्केट में अनअवेलेबल है और जब ब्लैक में बिकती हैं और एज अ कंज्यूमर हमें जाना पड़ता है, तो वहां तो प्राइसेस बढ़ती हैं ना। तो चाहे आपने बढ़ाई हो ना बढ़ाई हो, एंड कंज्यूमर तो इसमें सफर कर रहा है ना सर। अच्छा, अब मेरी गुजारिश अगर ये सुने कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, अगर यहाँ पे ये 17% GST लग जाता है, आपको 48 आवर्स में आपको पता है कि कोई रिफंड लग गया पहले ये जी डॉक्टर साहब मुझे इजाजत अगर दीजिए। ये 17% जो है वो लग गया, उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपके पास ऑप्शन नहीं रहती, या तो रॉ मटेरियल्स की किल्लत होगी और या ये होगा कि आप प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाएंगे। ऐसे ही है जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए क्या आप उसको क्या मैसेज अब देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान में हम कीमतें अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। ये बात मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह सकता हूँ कि जो अगर किसी को ये गलतफहमी है, पाकिस्तान में नहीं बढ़ा सकते। ड्रग एक्ट के मुताबिक बड़ी सख्त सजाएं हैं जो अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाते हैं, बड़ी सख्त सजाएं हैं। तो लेकिन उनकी सजाओं का इतलाक कितना होता है हम सब जानते हैं, और ब्लैक में कीमतें बढ़ती रही ना सर। कंज्यूमर को कोविड में देखें ना सर, कोविड में देखें वो दवा नहीं मिलेगी। चलें, दवा नहीं मिलेगी, लेकिन ये कहना सर बड़ी माजत के साथ कि हम प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। जिस वक्त आपको कोविड का आपके सामने है, मास्क कहां तक जो है वो बढ़ गया था, वो कैबिनेट ने तो अप्रूवल नहीं दिया था। ब्लैक में इसी तरह बिक रही थी चीजें। कुनीन उस वक्त जो है वो कहा जा रहा था कि जी वो क्योंकि उससे कोविड जो है वो क्योर हो सकता है, तो उसकी प्राइसेस आसमान की तरह। एक टर्मा इंजेक्शन जो है वो मिसिंग था फ्रॉम सारी टर्मा। देखें, जो टर्मा है वो इम्पोर्ट होता है और वो हमारे मेंबर नहीं है। सर मेरा कहने का मकसद ये है, सर मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी दवाइयाँ देखें, कोविड के जमाने में जो लोकल दवाइयाँ थी वो वाफर मकदार में, और एक तरह की हमने कीमत उस जमाने में होल्ड किया। PPM में चले सर, मेरा ख्याल है हम ये किसी और दिन के लिए डिबेट जो है रख लेते हैं कि किस तरह जो है वो जो कंज्यूमर है उसका किस तरह इस्तेमाल हुआ, वो छोड़ दें, उसको किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो 300, ये कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसने इस दफा 300 बिलियन के जो है वो एक्सपोर्ट किया है, तो और ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से ये भी बात आ रही है कि इनकम्पैटिबल हो जाएगी इंडस्ट्री। क्या ये बात सही है? 300 बिलियन रुपए की बात कर रहे हैं आप? जी
मैं रुपयों में तो बात नहीं करूंगा। हमारी जो एक्सपोर्ट लास्ट ईयर है 2021 में $270 मिलियन की ठीक है। 270 मिलियन जो TDAP के ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो हमारा मसला इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी हेल्थ केयर की प्रोडक्ट है वो सब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के परव्यू में आ गई हैं, जिसमें हर्बल है, न्यूट्रास्यूटिकल है, होम्योपैथिक है, ठीक है, मेडिसिन है और डिवाइसेस हैं, ये सब परव्यू में आ गई हैं। अगर इन सब का एक्सपोर्ट काउंसिल बना दी जाए पाकिस्तान की जैसे इंडिया में है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो 2 साल के अंदर अंदर $1 बिलियन हो जाएगी। नहीं, और मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि जो इस वक्त ये हो गया है 17% GST वाला मामला, क्या उससे इनकम्पैटिबल हो जाएंगी हमारी एक्सपोर्ट्स? बिल्कुल 100% कंपैरेटिव नहीं रहेंगी ना? ठीक है, ठीक, बिल्कुल नहीं रहेंगी। ठीक, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला। बसरा साहब की जानब चलती हूँ। बसरा साहब, इस वक्त FBR के लोग ये बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जी 48 आवर्स में जो है ये रिटर्न किया जाए। इन राइटिंग आप कुछ दे नहीं रहे, तो बेसिकली आपने इस वक्त जो एंड कंज्यूमर है उसको रेमो करम पे छोड़ दिया है फार्मास्यूटिकल्स के, और उस वक्त क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त दवाई जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती और शदीद जो उसकी किल्लत पड़ती है तो ब्लैक में किस तरह बिकती है। आप ये जानते हैं कि 48 आवर्स में रिटर्न नहीं होगा, जानते बूझते हुए आपने ये इकदाम ले लिया बिकॉज आपने अपने नंबर्स पूरे करने, आपको कोई फर्क और फिक्र नहीं है। नहीं डॉक्टर मारिया, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कहीं पे भी कुछ चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं या कहीं पे भी लोग अपने ही, जैसे अभी आप कह रही थी, ये बिल्कुल हकीकत है कि लोग खुद भी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हमने उनको एक्टिवेट तो किया हुआ है, हम जुर्माने भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही हैं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है। अभी अगर उनके नुमाइंदे यहाँ पे होते तो मैं उनसे बात करता कि यहाँ पर मन मर्जी के रेट भी तय किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड नहीं होते हैं। अब आगे बात आपकी कि इनको ये जो इम्पोज किया जा रहा है ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है हुकूमत के लिए भी। हम भी ज़ाहिर है हमें बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, महंगाई का बहुत बड़ा इशू है और प्राइम मिनिस्टर है, हमारी हुकूमत है, दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो हेल्थ कार्ड अभी आप अगर आप इसी बात पे मेडिसिन पे बात कर रहे हैं तो हेल्थ कार्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? हेल्थ कार्ड सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में दुनिया में किसी मुल्क में ये आज तक तजर्बा नहीं हुआ कि अगर 12 या 13 करोड़ आबादी है पूरे पंजाब की या इवन पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, हम हर जगह पे इस हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और वो अमीर हो गरीब हो, वो प्राइवेट इलाज करवाना चाहता हो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहता हो, उसको 10 लाख की 3rd ग्रेड मेडिसिन है ना वो मिलती है हेल्थ कार्ड पे। कहीं जाके पूछ लीजिए, अभी आपकी गवर्नमेंट जो है बड़ी शादियाने बजा रही है, अच्छा, हमने जो है वो हार्ट का ये कर लिया, हेल्थ कार्ड पे हो गया। ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना कोई गरीब खातून का जो है वो C-सेक्शन का ऑपरेशन अगर हो सके तो वो करवा दीजिए। तो वो चीजें जो आपके लिए वैसे ही वायबल है, हॉस्पिटल्स के लिए वायबल है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल कर देगा। अच्छा डॉक्टर नहीं डॉक्टर मारिया, मेरा ख्याल में आपको ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, एक आपकी अपनी राय है, लेकिन एक डॉक्टर होते हुए खास तौर पर प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, मेरी गुजारिश सुन ले, इतना बड़ा प्रोग्राम है जो कम से कम मैं तो अब उन लोगों को जानता हूं जो तड़प तड़प के मर जाते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते इलाज करवाने के। अगर हुकूमत ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, हाँ ये बात आपकी जगह दुरुस्त होगी, आहिस्ता आहिस्ता लोग जान जाएंगे। फर्ज करें कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या कोई दूसरा हॉस्पिटल है, वो 3rd ग्रेड मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ऊपर जो पेशेंट है या उसके अटेंडेंट हैं उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, गवर्नमेंट को शिकायत करें, कंप्लेंट करें। हमारा काम था उनको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करना। अच्छा बस सब चले, नहीं मुश्किल से होती है। मैं नहीं देखिए आइडियल्स में पे बार ये क्या मजाक है 48 आवर्स वाला जो आप ये कह रहे हैं, इसमें बकायदा FBR के लोगों से हमारी बात हुई अच्छा बिहाइंड द सीन्स, और उन्होंने ये बात की कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप जानते हैं 48 आवर्स में नहीं होगा, आपको पता है कंज्यूमर पे प्रेशर आएगा, बट इट डज नॉट बॉदर यू। सुन लीजिए,
इससे पहले भी एक टैक्स लगा था जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, जो मेरा खुद भी बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उसके ऊपर बाकायदा रिफंड मिला है इंपोर्टर्स को। और ये मैं बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपको कि अगर गवर्नमेंट ने एफबीआई होना तो ये चाहिए था। सुन तो ले, 500 बिलियन के रिफंड फंसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। अच्छा, मैं आपको यही मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, हो सकता है आपको सवाल की जरूरत ही ना पड़े। ज्यादा आइडियल सिचुएशन थी कि आप एफबीआर का नुमाइंदा लेते। ये कैसे हो सकता है कि एक गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है बिजनेस कम्युनिटी की, खा वो फार्मास्यूटिकल है, खा वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये कैसे हो सकता है कि हम ना, देर जरूर हो सकती है, इश्यू आ सकता है, लेकिन ये डेड श्योर कि जो गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दी है, जाहिर है एफबीआर एक जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, उन्होंने अगर इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए हैं, इनको अंडरटेकिंग दिया, किस तरह हो सकता है कि इनको रिफंड ना मिले? ये बसरा साहब, ये ऐसे हो सकता है कि इस वक्त एक तो ना इन राइटिंग आपने कुछ दिया है, नहीं, क्या पहले नहीं हुआ? आपके नॉलेज में है डॉक्टर मारिया? 500 बिलियन के रिफंड इस वक्त फंसे हुए हैं। और ये ऐसे भी हो सकता है जैसे इस वक्त इंडस्ट्री रो रही थी कि कैप्टिव पावर प्लांट्स आपने बंद कर दिए वगैरह वगैरह। हमाद साहब कोई और बात कह रहे थे और हमारे जो रजाक दाऊद साहब है वो कोई और बात कह रहे थे। तो ये ऐसे हो सकता है, इस हुकूमत में कुछ भी हो सकता है। मैं जरा अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, जैसे कि मैंने कहा कि एफबीआर के लोग ये कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है। उसके बाद 500 के रिफंड्स, 500 बिलियन के रिफंड्स ऑलरेडी फंसे हुए हैं। ये 48 घंटे वाला मजाक जो है ये हुकूमत ने अपने सर से प्रेशर हटाने के लिए किया है और इनको पता है कि ये एंड कंज्यूमर पे आएगा, कंज्यूमर पिसता जाएगा, लेकिन इनको क्या कर्ज है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर मारिया, ये जो आपने आज का मतलब टॉपिक रखा है प्रोग्राम का, ये मतलब है कि बड़ा रेलिवेंट है और मौजूदा हालात के ऊपर बिल्कुल मतलब है कि इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम मामलात में आपसे बेहतर कौन समझ सकता है और राय दे सकता है? जाहिर है अगर आपके सामने आप एक डॉक्टर हैं और आपका एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो इसके मामलात तो बल्कि आप हमसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। जो एफबीआर, देखें इस हुकूमत ने कोई एक चकमा तो नहीं दिया ना, हर बात पे चकमा, हर बात पे झूठ। जो तो एफबीआर वाली बात है वो तो बिल्कुल क्लियर बात है कि एफबीआर 48 आवर्स में नहीं दे सकता, बल्कि मिलना ही नहीं किसी को। और इसका एंड जो मतलब है कि जो बोझ है वो एंड पे कंज्यूमर पर ही पड़ना है और पड़ रहा है। लेकिन अगर चले इस चीज को छोड़ दें, इस बहस को भी छोड़ दें, एफबीआर वाली को भी छोड़ दें, डॉक्टर साहिबा आप मेहरबानी करके सिर्फ ये बता दें, मुझसे भी ज्यादा आपको नॉलेज होगा क्योंकि हो सकता है मेरी बात बसरा साहब को नागवार गुजरे। जब हमारी गवर्नमेंट थी उससे इस वक्त तक कितने % मेडिसिन की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं? जिस मुल्क में पेनाडोल ब्लैक रेट पे मिलती हो, जो जिस मुल्क में जो मतलब है कि इनके हेल्थ कार्ड और ये सारे प्रोग्राम हैं, ये आपको ट्विटर पे नजर आएंगे, ये आपको फेसबुक पे नजर आएंगे, ये आपको दीगर चीजें ऑन ग्राउंड आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। यकीन करें ये जो हेल्थ कार्ड है मां सवाए टोपी ड्रामा के, मां सवाए झूठ और फ्रॉड के, मुझे पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज करता हूं, मुझे एक बंदा दिखा दें जिसका हेल्थ कार्ड पर कोई प्रॉपर इलाज हुआ। यकीन करें आप हेल्थ कार्ड दिखाएं, आपको धिक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर निकाल। फिर आप सियासत छोड़ देंगे? बलोच साहब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं आपका, अगर मैं दिखा दूं आप सियासत छोड़ देंगे? बलोच साहब आप चैलेंज ले लें, अगर मैं आपको दिखा दूं कि हेल्थ कार्ड पे इलाज हुआ हो और आप सियासत छोड़ देंगे? फिर झूठ ना बोले ना, फिर झूठ की सियासत ना करें। मैं चैलेंज देता हूं आपको, इसी प्रोग्राम में मैं चैलेंज देता हूं, हेल्थ कार्ड पे अगर इलाज हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, ट्रीटमेंट हुआ हो, या मैं सियासत छोड़ दूंगा या आप सियासत छोड़ दीजिएगा। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? इस तरह से बात करोगे, मेरी बारी तुम ना बात करें ना, मैं आपको आप कह रहा हूं, तुम कह रहे हैं देना और चैलेंज करना। लेकिन तो झूठ बोलते हैं आगे टेलीविजन पे, इतने बड़े मीडिया पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप लोग कि तुम में हौसला नहीं है। तुम मैं आपको अच्छा गुजारिश प्लीज, दोनों मेहमानों से गुजारिश है, आप मैं जरा सेनेटर साहब की तरफ नजर जाती हूँ। बैठ के झूठ तो ना बोले यार। अच्छा अली साहब और बसरा साहब, झूठ के आप लोगों का सीखा ही कुछ नहीं आप लोगों ने। अली साहब और बसरा साहब, मेरा ख्याल है तमीज नहीं है। तो डॉक्टर मारिया झूठ तो ना बोले ना, मेरा चैलेंज है। फिर इन्होंने बात की, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। गुजारिश दोनों भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज तमीज तो आप लोगों का जो झूठ बोलते हो यार, डेकोरम जो है खराब मत कीजिए। सरदार आप दोनों भाइयों से गुजारिश है, प्लीज प्रोग्राम का डेकोरम मत खराब कीजिए। मैं जरा सेनेटर साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब का पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब, इस वक्त जो ये सिचुएशन नजर आ रही है
ये 500 बिलियन के रिफंड्स पहले ही जो है वो फंसे हुए हैं। 48 आवर्स में ये कहा जा रहा है कि जी रिफंड जो है वो दिया जाएगा। FBR जो है वो इससे कैटेगोरिकली कह रहा है कि वो नहीं दे सकते। तो इसका मतलब कि फिर आवाम तैयार हो जाए इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए। देखें डॉक्टर साहबा, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि शौकत बसरा साहब जो हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन दोस्त को 10 दफ़ा कहा झूठ झूठ। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मौजूदा हमें सब्र तहम्मुल के साथ हमने लोगों को ओपिनियन बनाना है। पब्लिक को पार्लियामेंटेरियंस ने ये अवेयरनेस देनी है कि मुल्क में क्या होने के लिए जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको डॉक्टर साहबा ये याद कराऊँ कि 12 जून को ये उस वक्त के एडवाइज़र ख़जाना जो थे, आज के जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने 12 जून को अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि इस मुल्क में कोई मिनी बजट नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए आएगा, कोई कीमतें नहीं बढ़ेंगी। नंबर 1, इस वक्त एक ये हकीकत है कि इस वक्त जो ड्रग्स की दवाइयों की कीमतें हैं तकरीबन 250 गुना बढ़ चुकी हैं। बाकी रह गया ये सिलसिला कि जहाँ तक रिफंड की बात है, आप किसी टैक्स वाले से पता कर लें, किसी बिजनेसमैन से पता कर लें कितने साल के टैक्सेस जो हैं, मतलब ये बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, FBR, कौन से फोरम तक अप टू सुप्रीम कोर्ट तक के लिए जो है वो चीज़ें, वो डिस्प्यूट पेंडिंग रहता है और आखिर में एंड रिजल्ट कंज्यूमर जो है ना वो ज़लील ख्वार होता रहता है। अब देखें दवाइयों की कीमतें बढ़ने क्यों वजह बढ़ी हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे अगर आप मेडिसिन को, ऐसा तो नहीं है कि ओले जो गिरते हैं उसमें मेडिसिन गिरती हैं। डेफिनेटली इंडस्ट्री कोई आदमी चलाता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है। आपने अद्वियात की जो भी चीज़ें हैं उनको मंगवाने पे भी सेल टैक्स लगा दी है। यहाँ पे इस मुल्क में सुई गैस मिलती नहीं है, बिजली जो है आपने महंगी कर दी है, पेट्रोलियम आसमान पे चली गई है और अद्वियात की कीमतें तो बढ़ना यकीनी तौर पे वो बढ़ेंगी। उसका बजाय मेरा कहना ये है कि बजाय आप कार्ड कूट दें लोगों को, आप कम अज़ कम ये जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि उन चीज़ों की कीमतें ना बढ़ती, ना 17% टैक्स लगाना पड़ता, ना आप हेल्थ कार्ड वाला जो सिलसिला किया है वो आवाम के पास जाता। तो पहली बात तो ये रिफ़ंड कभी भी नहीं मिलेगा और ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर जो है आज पूरा करे, कल पूरा करे, पूरा करके जाए। आने वाली हुकूमत जो है ये रिफ़ंड करती रहे और लोग लिटिगेशन में चलेंगे। बहरहाल ये ज़्यादती वाली बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर साहबा आपने जो चीज़ उठाई है इससे देख लें कि पेशेंट वो कहाँ जाए। आप उसको रिफ़ंड तो दे देंगे लेकिन सस्ती अद्वियात जो मजबूर, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, जो मरीज़ हैं वो कहाँ जाएं। वो डॉक्टर साहब आप खुद समझती हैं, इमरजेंसी वाले कार्ड लिए तो ठीक है आपने कार्ड दे दिया, कोई बीमार को खाली चंद एक अजला में तो नहीं होंगे। परवेज खटक साहब ने तो ये कह दिया है कि ये सारी सहूलतें जो है सवात और मियाँ वाली में नज़र आती हैं, ये उसकी डिस्ट्रिक्ट में नज़र नहीं आती हैं। तो मेरा कहना ये मारिया साहबा, हमें जो है ना ओवरऑल मुल्क को देखना है, अपनी आवाम को देखना है। हुकूमत किसी की भी हो तो हमारा कहना ये है कि बसरा साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और ये मैं कहता हूँ बसरा साहब खुद बताएं, वो एग्री करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो एग्री करेंगे कि इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा जो है वो आसमान को छू रही है। अवाम महंगाई अद्वियात में जो है उसके लिए भी तैयार हो जाए, नया तूफान आने वाला है। एंड माइंड यू, एज वी वर डिबेटिंग, हम ये डिबेट कर रहे थे तो एक नई खबर आ गई आवाम के लिए। एक और खुशखबरी है कि 3 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है। ऑन दैट नोट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अद्वियात महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लेकिन हुकूमत से अगर आप पूछें तो हुकूमत ये कहती है कि सारा कसूर मीडिया का है। जो हुकूमत अच्छे काम कर रही है वो मीडिया पोर्ट्रे नहीं कर पाता। चले, मीडिया से तो नाराजगी थी, मीडिया तो जो है वो आईना दिखाता है तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन अपने लोग क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। ये 3 रोज के अलावा
ये हम पीछे बेंचर्स भी जो हैं आवाम के वोट से आते हैं। गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं, ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। अच्छा जी, और साथ साथ जरा वो जो गिला है प्रोड्यूसर साहब, वो कहाँ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान समझा जाता है, मियाँ वाली, नौशहरा एक्सेट्रा, जरा वो भी सुनवा दीजिए। पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में 4 ही जिले हैं, एक सुवात है, एक नौशहरा है, एक सवाबी है और एक वहां पे मियावाली है। सर लोड शेडिंग मेरी 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, बल्कि 3-3 दिन में बाज़ जगहों पे आप वो कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मैं किसके साथ वो करूं। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं, जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से भी नीचे तो उतरे ना। वहां पे तो आप लैंड क्रूजर और BMWs और हवाई जहाजों में फिर रहे हैं, तो उससे जरा नीचे उतरे। आप गरीब पे खाली बोझ ना डालें, उनके लिए आटा और घी और दूध और वो ना करें और उन पे लोड शेडिंग ना करें। फिर बसरा साहब, आप कहते थे कि पिछली हुकूमतें जो है दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपके तो जो लोग हैं अब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो 3 रोज वाले हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड, वुज़रा इंक्लूडेड, यू गाइज आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम है और आप लोगों को अगर हटा दिया जाए तो मामला सब ठीक हो जाएंगे। अब तो अपने लोग ये कह रहे हैं, आप तो मीडिया से और अपोजिशन से नाराज होते हैं। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार कभी भी हकीकत से आंखें नहीं चुराई। हमारे वज़ीर आज़म खुद इस बात को एडमिट करते हैं, मीडिया के सामने करते हैं। वहाँ पर जो कैबिनेट मीटिंग है, अगर उसमें हर मंगल को मीटिंग होती है, पहला और आखिरी एजेंडा यही होता है। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन ले डॉक्टर मारिया, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई अगर मगर नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। महंगाई एक हकीकत है। महंगाई, हम लोग गली मोहल्ले के कारकुन हैं। जब हम गली मोहल्लों में जाते हैं, जिस दिन हमें पब्लिक ये कहेगी कि शौकत बसरा हालात बेहतर हैं, वो अभी हमें वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो हम पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, नहीं हमें वो फीडबैक आ रहा, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखें, मैं आपको फिर अर्ज करूं, मैं छोटा मोटा किसान भी हूं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि किसान को बहुत अच्छे रेट मिले हैं, लेकिन पैरेलल क्या हो रहा है, खाद का बहुत बड़ा इशू बन गया है। जो हमने सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, वो किसान तक नहीं पहुंच रही। दरमियान में जो माफिया है, और जाहिर है वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि उस खाद के कंट्रोल को, रेट को नीचे करना। अब इसी तरह, अब आपने चीजों की बात की, देखें जो आटा, चीनी, घी है, हम लोगों ने अभी उसके ऊपर डायरेक्टली उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। अगर हमें एहसास ना हो तो क्यों एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, अभी आपने पेट्रोल का जिक्र किया कि हमारे लिए बहुत, आपको याद कराया था, आटा और चीनी नहीं है। अगर आप कोई भी कॉल करेंगे तो आपको आ जाएगा आटा, दालें हैं, चीनी इंक्लूडेड नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लें, चीनी का रेट हम काफी नीचे लेकर आए हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, चीनी का रेट हम नीचे लेके आए, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूं डॉक्टर मारिया कि हमारे लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तहान है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों ने साल बाद, देखे ना, अभी हमारा इलेक्शन हुआ है केपी के अंदर, तो केपी तो हमारा होम ग्राउंड है। इट वाज वन ऑफ द रीजन, जहां पे और भी रीजंस थी, वहां पे महंगाई भी एक इश्यू था। हमें इस बात का अंदाजा है। हमें, मुझे बताइए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्या ये आइडियल पोजीशन होगी? अभी 3 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा है। हम ना चाहते हुए भी इतना बड़ा पहले लोगों पे बोझ पड़ा हुआ है। एक जो बात आप कह रही हैं कंपैरिजन करने की, जब हम कंपैरिजन करते हैं, जाहिर है हम अपने साथ के ममालिक को देखते हैं। मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम देखता हूं, खास तौर पे इस वक्त जो दिहाड़ीदार आदमी है, जो मजदूर तबका है, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमने साल 1.5 साल बाद आवाम के पास जाना है। अगर महंगाई का यही इशू इस तरह चलता रहा, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं आपको पहले भी ये कह चुकी हूँ, और आपके जितने लोग आते हैं उनसे बात भी करती हूं, लेकिन बारिया, आपने मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, और मैं कहती हूँ जो 17,500 वाला सैलरी वाला है ना, उसका जरा बजट बना के दिखा दें। चलिए 17,500 को छोड़ दें, 30,000 वाले का बजट बना के दिखा दें। आप वो नहीं कर सकते। कौन से रिफॉर्म्स ना डॉक्टर मारिया, एक मेरी गुजारिश सुन लें। आपका इकोनॉमिक मॉडल बदला है, आपका इकोनॉमिक मॉडल, करंट अकाउंट डेफिसिट, वही आप जो है वो उसी मॉडल पर गामजन है जो माजी में जिनको आप लिटरली गालियां दिया करते थे। मेरी गुजारिश सुनिए। मैं बस साहब जरा मैं जरा आप आवाम एक फिक्रा आपने कहा था, उसका जवाब दे लूं। आपने कहा आप माजी की बातें क्यों करते हैं?
ماضی میں 70 سال وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی ہے، جو ماضی سے سبق نہیں سیکھتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یا یہ مہنگائی 3.5 سال میں کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا تمام ادارے تباہ و برباد 3.5 سال میں؟ بسرا صاحب پھر یہ وعدے نہیں کرنے تھے 90 دن میں، کھڑے ہو کے 90 دن میں جو پاکستان کو ٹھیک کرنا تھا نہیں کرنا تھا نا، پھر آپ کو اس لیے لے کر آئے تھے نا. اب ذرا میں ذرا سینیٹر صاحب کے ساتھ دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں انسان کے بس میں کوشش ہے. جی سر، کوشش آپ کے بس میں جو ہے وہ ہر چیز آپ مافیاز کے سر ڈال دیتے ہیں. کیا کوشش آپ نے کرنی ہے سر؟ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح چل رہی ہے. چھوڑ دیں اس کو. میں ذرا چلتی ہوں سینیٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں. سر صاحب، اب سوال یہ ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا، بجلی بھی مہنگی ہو گئی، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، ادویات بھی مہنگی ہو گئی. یہ ساری چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بسرا صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی خوش دلی سے ساری باتیں تسلیم کی ہیں، اور انہوں نے یہ مانا ہے کہ انہوں نے خالی کوشش کی ہے، لیکن کوشش سے خالی کام نہیں. بسرا صاحب خود کہتے ہیں میں زمیندار ہوں. بسرا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں پاکستان کے 70 سالوں میں یہ سلسلہ رہا ہے، کبھی یوریا جو ہے وہ کبھی شارٹ ہوئی ہے؟ کبھی آپ بتائیں کھاد آپ نے ٹائملی امپورٹ کیوں نہیں کی؟ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں، اور موجودہ گورنمنٹ کی یہ نااہلی ہے کہ آپ دیکھ لیں سوئی گیس کا پرابلم کیا ہے گھر گھر میں. میں سمجھتا ہوں 4-5 جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ اگر سچ بولیں گے، اور میں تو علی گوہر بلوچ صاحب کو یہ کہوں گا، معذرت کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ بسرا صاحب نے ایسے ہی جذباتی ہو کے کچھ کہا، اگر ہم سچ کہیں تو آپ بتائیں کہ کس کے گھر میں 24 گھنٹے گیس موجود ہے؟ بجلی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے، یونٹ کہاں چلا گیا ہے؟ پیٹرول ابھی پروگرام میں آ کے بیٹھے 3 روپے بڑھ گیا. آپ نے تو لیوی کو 70 روپے بڑھانے کے لیے کہا. ادویات کے اوپر ابھی ڈاکٹر ماریہ صاحب. جی if you allow me to interject سینیٹر صاحب، یہ ساری چیزیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ کیا اب بھی آپ کا جو لانگ مارچ ہے وہ 27 فروری کو ہی ہوگا؟ اس کا ہی انتظار آپ کر رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے نکل آئے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں جیسے ہم کہ ان کے منی بجٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا اس کے ساتھ کنڈیشنل تھا. ہم نے تو ان کی منی بجٹ آنے سے پہلے ہم نے شیڈیول کیا ہوا تھا. ہم تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے، آپ کو پتہ ہے اے پی سی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کب سجیسٹ کی تھی؟ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ جو ہے پارٹی جو بنی جس میں سے ہم نکلے، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کب اس کا سلسلہ رہا. اس کے بعد ہم نے ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے احتجاجات تو جاری ہیں. ہم نے تو پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں اپوزیشن کے دوستوں سے ہمارا اے این پی کو ہمارا الگ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم کم از کم اپنی آواز صدایت جو ہے وہ تو ہم بلند کریں کہ لوگوں کو پبلک جو ہے، کیونکہ اس وقت پتہ ہے کہ جسم و جان کا کوئی رشتہ ہی نہیں رکھ سکتا میڈم. تو ہمارا تو یہ لانگ مارچ جو ہے یہ تو پہلے سے شیڈیول ہے اور بالکل ہوگا. شیڈیول تو بالکل پہلے سے ہے، لیکن آپ کو بھی پتا تھا کہ منی بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ کوئی رابطے کرتے، جو اتحادی پارٹیز ہیں کوئی مائنر خیز رابطے ان سے کرتے. آپ نے بھی انتظار کیا کہ منی بجٹ آ جائے، عوام کا طوفان جو ہے، عوام پہ طوفان آ جائے، مزید جو ہے یہ ان کی پوزیشن ویک ہو جائے. تو اس کے بعد یہ ایک سمبولک آپ کا جو ہے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ایکسپوز ہو. حقیقتاً یہ عوام بھی اس وقت، عوام میں آپ جائیں تو یہی بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہماری جنگ نہیں لڑ رہی، اپوزیشن اپنی جنگ لڑ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اب مجھے اب پتہ چلا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی والی ڈاکٹر ہیں، جیسا آپ نے سوال کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم ان کے اتحادیوں سے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں یا بی ڈی ایس ڈاکٹر ہوں یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں، میں اس ملک کا عوام ہوں، اور میرا سوال آپ سے ہے میرا کہنا یہ ڈاکٹر صاحبہ گورنمنٹ ان میکنگ ہوتی ہے، شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ نے سوال ایسا فریم کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہر پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے تحت جو ہے اپنی ایفرٹس کرتی ہیں. تو ہمارا کہنا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اس لحاظ سے ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن جو ہے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں ہیں انہوں نے متفقہ طور پہ لیڈر آف اپوزیشن اس کو چنا. پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹس کی ہیں. جی ٹھیک سر ٹھیک. ایفرٹس جو ہے وہ اگر اتحادیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں واقعی تو چلے میں ذرا علی بھائی کی طرف بھی چلتی ہوں.
अली भाई, आपसे भी यही सवाल है कि आपका भी जो मार्च है या आपने भी जो एहतजाज करना है, जो हालात इतने ज़्यादा, कल तो मरीम साहिबा ने कह भी दिया, उनके जो बात चल रही थी कि जी पहले मैं सोचती थी अपना टाइम पूरा करें, लेकिन अब सोचती हूँ कि इनको नहीं करना चाहिए, और मार्च में जो है ये लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, एंड ऑफ मार्च रादर, तो अभी भी वही है? आप चाह रहे हैं मजीद जो है वो पेट्रोल के कोई 2, 4, 6, 10 बम और गिर जाएं, मजीद और चीजें खराब हों, फिर आप निकलेंगे, फिर अपनी बेसिकली इलेक्शन कैंपेनिंग वाला मोड जो है वो चल रहा होगा? देखिए डॉक्टर साहब, पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि प्रोग्राम का डेकोरम तो फिर आपका काम है, आप होस्ट कर रही हैं, आपको कायम रखना चाहिए। अगर मेरी बारी में किसी और ने बोलना है तो फिर ये मेरा टाइम जो है वो दे दे, बसरा साहब को दे दे, क्योंकि उनके पास ज्यादा दलाइल हैं, और वैसे भी ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवाम की बात जब हो रही हो तो ये सच सुनने के लिए तैयार नहीं होते। गुजारिश करने का मकसद ये है कि आपने देखा है कि मुल्क जिस तरफ चला गया या जिस तरफ जा चुका है, ऑपोजिशन, तमाम ऑपोजिशन, मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ सेनेटर साहब की, कि हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, हम एक दूसरे के मुकाबले में मद्दे मुकाबिल होते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की बका की बात हो, जहां पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी की बात हो, जहां पाकिस्तान में करप्शन के रोकने की बात हो, जहां पाकिस्तान में चोर दरवाजों के जरिए आने वाले हुकूमतों की जो कि वोट चुरा के आते हैं उनकी रोकने की बात हो, तो फिर हम उस एक नकाती एजेंडे पर हम इकट्ठे हैं कि इस हुकूमत को, ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है और इसको घर जाना चाहिए। उसके लिए हमने मुश्तरका तौर पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी जद्दोजहद की पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और अब अगरचे पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है, लेकिन असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत आप देख लें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहद हैं और हमारी तमाम हिकमत अमली जो है वो इकट्ठी तय होती है। ऑपोजिशन के पास कोई बंदूक नहीं होती, हमारे पास एहतजाज है, हमारे पास प्रोटेस्ट है, हम जलसे करें, हम सड़कों पे निकलें, हम आवाम को मोबिलाइज करें। ये हमारी मोबिलाइजेशन ही थी जिसकी वजह से आपने देखा कि इनको केपीके में के बलदियाती इलेक्शन भी ये हार गए और अवाम ने ये मोहर साबित कर दी कि ये वाकई सिलेक्टेड हुकूमत थी। फिर उसके बाद ये हमारी एफर्ट ही थी जिसकी वजह से इन्होंने जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे उसमें इनको शिकस्त फाश हुई। ये हमारी ही जद्दोजहद थी जिसकी वजह से परवेज खटक को उसके हलके के अंदर ज़िमनी इंतखाब में वहां से नून लीग का कैंडिडेट केपीके में जीता, जहां पर सूबाई हुकूमत भी इनकी है और कौमी हुकूमत भी इनकी है। फिर ये हमारी ही ये जद्दोजहद थी जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात हुए, 14 में से 13 सीटें तो जो थी वो पीटीआई में हारी है। तो बेसिकली आपकी हिकमत अमली यही है कि अवाम को आपने दिखाना है कि हुकूमत जो है ये किस तरह परफॉर्म कर रही है, ताकि अगले इलेक्शन में कुछ किया जा सके। जो आप लोग ये कहते हैं इनको घर भेज रहे हैं, आज नहीं कल, आर नहीं पार, वगैरह वगैरह, वो तो फिर हिकमत अमली नहीं है। फिर यही समझे ना कि अगले इलेक्शंस की तैयारी है बेसिकली। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। देखें, बात ये है कि ये हमारी जिन हालात को हम फेस कर रहे हैं ना, इनके जो धरने और जलसे थे वो वक्त ने साबित किया कि वो स्पॉन्सर्ड जलसे थे। इनकी वोट चोरी जो है वो डस्का के मकाम पर पकड़ी गई। मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर आज हम एहतजाज कर रहे हैं तो हम अवाम के साथ खड़े होकर कर रहे हैं। जब ये कंटेनर पे चढ़े होते थे तो इनके जलसे स्पॉन्सर्ड होते थे और अली भाई, मुझे प्लीज माजूद के साथ एक ब्रेक की तरफ जो है वो जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महंगाई का शोर है, लेकिन बजाय इसके कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर, अपनी परफॉर्मेंस पर जो है वो फोकस करे, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। और एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ तारीख का, चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। ये है सियासत। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। अच्छा बसरा साहब, आपको याद है कुछ हफ्ते पहले जो है वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक, 1.5 हफ्ता पहले जो है वो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हमें सियासत में मत घसीटें, हमें ना लेकर आए सियासत में।
ऑपोजिशन ने क्या करना है, ये तो हुकूमत खुद ही जो है वो उनको सियासत में घसीट रही है। क्यों आप उनको सियासत में लेके आना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पे है वो इनकी गर्दनों पे होगा वगैरह वगैरह, ये कहने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो सिर्फ इस वक्त ये लगता है कि आप नजरें हटाना चाहते हैं, फोकस चेंज करना चाहते हैं अपनी बैड गवर्नेंस से, अपनी बैड परफॉर्मेंस से। डॉक्टर मारिया, इस सवाल का जवाब देने से पहले दोनों कलीग्स ने बात की, एक फिक्रा कहूंगा जी कि जब ये गुड गवर्नेंस और करप्शन पे भाषण देते हैं ना, तो यकीन मन्ने इंज लगता जिवें ना क़यामत दी निशानियां ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात करते हैं करप्शन और क़यामत गुड गवर्नेंस की, जिन्होंने 4-4 5-5 बारियां ली हैं। अगर ये इतने अच्छे होते तो तीसरी पार्टी को कभी मौका ना मिलता। अब मैं बात दूसरी कर लूं, मैं फिर कह रहा हूं कि जब कम से कम ये तो कम से कम बात मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े मीडिया हाउसेस में बैठ के कितनी दीदा दिलेरी से ये कहते हैं कि जनाब करप्शन नहीं होनी चाहिए, जनाब गवर्नेंस बहुत बुरी है। अगर इनका आपकी हुकूमत की मुझे एक बात बताइए, सुने खराब हुई है, सुने डॉक्टर मारिया, मैं एक बात समझता हूं कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम चल रहा है 70 साल से, उसको टूटने में 3.5 साल में वो नहीं टूट सकता। ये अभी मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, शहादत अवान साहब के लिए मेरे पास बहुत अच्छे जज्बात है। मुझे पता है क्या सिंध के अंदर दूध और शहद, सुन तो लें डॉक्टर मारिया, क्या सिंध के अंदर 15वां साल है इनका, क्या वहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या वहां पे महंगाई नहीं है? क्या वहां पे रावी चैन ही चैन लिख रहा है? छोड़ दें इन बातों को। अच्छा, जहां तक बात रही देखें जो बात शेख रशीद साहब कर रहे हैं, यहां पर आज से 15-20 दिन पहले, महीना पहले क्या माहौल क्रिएट किया जा रहा था? हमारी डील हो रही है, हमारा डायलॉग हो गया है, हमारे मामला तय हो गए हैं। शेख रशीद साहब ने एक पॉलिटिकल सवाल का जवाब दिया है। देखिए, गवर्नमेंट के साथ जो हमारे आइडियल रिलेशंस हैं, अफवाज पाकिस्तान की फौज है हमारे, क्या कहा जा रहा था जब याद है आपको DGISI की तैनाती का मामला था, अब तो जी ये आज गए कल गए, इनके मामला बहुत खराब हो गए। तो बात ये है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है हमारी आइडियल रिलेशनशिप है अफवाज पाकिस्तान के साथ, और हमेशा अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी जब भी स्टेटमेंट आती है उनका बयान यही होता है कि हम तो हर गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं आईनी तौर पर, और हमें तो यकीन मानिए, मैं खुलकर बात करता हूं कि जितना सपोर्ट हमें अफवाज पाकिस्तान ने आइन के अंदर रहते हुए हर जगह पे किया है, खा वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, खा दूसरे मामला आते हैं, तो इससे ज्यादा आइडियल रिलेशनशिप क्या होगी? अच्छा, अब ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो जुबैर उमर साहब रातों को जाके मिलते थे, जो इनकी डील हो जाए, गेट नंबर 14 पे खड़े होकर इनके ऊपर सर पे हाथ आ जाए, ताकि 12 हो जाए, फिर इनका वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, फिर जब हुकूमत मिल गई, क्योंकि इनके नजदीक सिर्फ मरना जीना हुकूमत है, इक्तदार है, और कुछ पॉइंट आ गया। मैं जरा दोनों मेहमानों से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। अली साहब, मेरा ख्याल है जहां भी हुकूमत जो है वो कारकर्दगी क्वेश्चन होती है, वहां शरीफ खानदान के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई नया केस जो है वो बनाने की बात होती है, एकदम से फिर नवाज शरीफ जो है वो याद आ जाता है, जो कि मेरा ख्याल है जो भेजना है या तो भेजना ही नहीं चाहिए था, या फिर जो है वो ओनस उसका जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ तब याद आता है हुकूमत को जब कारकर्दगी खराब होती है। तो आप तो नहीं घबरा रहे ना? देखिए, जब भी नवाज शरीफ का नाम आता है, मारिया आप लोग ही कहते थे वापस क्यों नहीं लेके आ रहे? उसकी वजह ये है कि इनको घबराहट इसलिए महसूस होती है कि नवाज शरीफ उधर से बैठकर इनको हर मैदान में शिकस्त दे रहा है। इनको नजर आता है कि जब ये KPK में हारते हैं, जब ये परवेज खटक के हल्के से हारते हैं, तो फिर इनको नवाज शरीफ नजर आता है। जब ये पूरे पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के जिस तरह मैंने पहले कहा इलेक्शन आते हैं, तो इनको नवाज शरीफ नजर आता है। नवाज शरीफ इनको इनकी सियासी मौत की शक्ल में नजर आता है, इसलिए इनके दिल घबराते हैं। और इनको पता है कि ये जो चोर दरवाजे के जरिए आए हैं, मुझे ये बताएं कि जब परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर का टाइम था, तो उस वक्त भी कहा जाता था कि नून लीग खत्म हो गई, नून लीग अब आइंदा आ ही नहीं सकती, ये सब माइनस हो गए। तो ये तारीख ने फिर बताया, वक्त ने बताया कि नवाज शरीफ दोबारा आया, और नवाज शरीफ फिर तीसरी बार वजीर आजम बना। पंजाब में भी हुकूमत कायम हुई और मरकज में भी कायम हुई। यही तो हम कहते हैं। आज अगर जिस तरह से कि आपने बात की, अगर कि ये चोर दरवाजों से आए हैं, अगर कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, अगर कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आवाम के साथ अगर इनके दिल में कोई हमदर्दी होती तो कुछ तो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते।
कुछ तो देखते ही। राइट, चलिए मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा सेनेटर साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सेनेटर साहब, क्या वाकई नवाज शरीफ हुकूमत के लिए मसला है, या नवाज शरीफ सिर्फ तब याद आता है हुकूमत को जब इनकी कारकर्दगी जो है वो इन क्वेश्चन होती है, बुरी तरह इन क्वेश्चन होती है, वरना तो कब से मीडिया चीख रहा था कि वापस लाएं, लेकिन जब ये फंसते हैं तब इनको नवाज शरीफ याद आता है। डॉक्टर साहबा, इस बात का तो जवाब अली गौर बलोच साहब देंगे। मैं शौकत बसरा साहब की एक बात जो है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि वो 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सिंध के याद करवा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये याद पड़ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे साथ उस वक्त शौकत बसरा साहब भी साथ है, मेरे भाई हैं। बात ये है कि तो मैं कहता हूँ कि शौकत बसरा साहब, किसको पता होगा ये समझ, इनके शौकत भाई बात तो सुने ना, शौकत भाई, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो अपने प्यारे भाई को ये कह रहा हूँ कि कम अज कम बात ये है कि एक दूसरे के राज न खोलें। उस पार्टी का मैं समझता हूँ कि बीबी की पार्टी, भुट्टो साहब की पार्टी, आप बात नहीं किया करें बासियत। मैं भाई आपको ये कह रहा हूँ, नंबर एक। दूसरा, उसके अलावा करप्शन की आप बात की, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा भाई, बीबी हमारी कल भी लीडर थी, बीबी हमारी आज भी लीडर है, शी वाज अ ग्रेट लीडर। पूरा जोर पर गुजारिश तो सुना, तो भाई हो सकता है ना अगला इलेक्शन मैं कोशिश करूंगा आपको टिकट मिले हमारा। बात ये है कि मैं आपको शौकत भाई ये कहूं कि देखें, आप देखें मुखालफीन पे तो आपके जहन में एक ही लफ्ज है, शौकत भाई। सुने ना शौकत भाई, बसरा साहब, जनाब बसरा साहब, बात ये है कि बाकी लोगों पे तो आपने केस बना डाले। बाकी अब 2 मिनट में देखो, बिलियन ट्री, सालम जब, मालम जब्बा, खैबर बैंक, रिंग रोड, कोरोना फंड, अद्वियात, शुगर, आटा। सेनेटर साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम क्लोज मुझे करना है। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बसरा साहब आपका और अली भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।